हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं आज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को। अब क्या है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने बात किया था किसके ऊपर, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के ऊपर। तो ये भी जो है कंडक्टेंस का ही टाइप है। जब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें लगेगा नहीं यार ये भी जो है एग्जैक्टली कंडक्टेंस ही है। अब देखो किस तरीके से, तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है इसको पढ़ लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब जो है हमारा अल्टीमेट टारगेट ये कि हमें 1 मोल सबस्टेंस को डिसॉल्व करना है किसी सॉल्यूशन में, और उसके लिए हमें वॉल्यूम जो है सफिशिएंट लेना, मतलब कि हम कितना भी वॉल्यूम ले सकते हैं जो 1 मोल को डिसॉल्व कर ले और जिसमें इलेक्ट्रोड जो है यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो। और उस सिचुएशन में जो कंडक्टेंस निकल के आएगी उसको जो हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। अब देखो जब मोलर कंडक्टेंस की बात आती है तो इसको कई बार मोलर कंडक्टिविटी भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब भी किसी चीज को एक स्पेसिफिक कंडीशन में डिफाइन कर रहे हैं कंडक्टेंस के लिए, तो उसके लिए आप कंडक्टिविटी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कप्पा था तो कप्पा को आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए जो है कंडक्टिविटी भी और कंडक्टेंस भी है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब जब हम बात करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से, और इसको जो है लिखा जाता है लगभग ये उल्टा बी टाइप होता है, कुछ इस तरीके से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब क्या है कि जब हम इसको डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या है, एम है। अब मोलरिटी एम को जो है कैसे कन्वर्ट करके लिखा जाता है उसको समझ लेते हैं। तो वी हैव ए सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी कैपिटल M एंड कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी जो है उसकी हम मान लेते हैं कि कप्पा है। अब देखिए कप्पा की अगर हम बात करें, ठीक है, मोलरिटी से पहले तो हमें पता है कि कप्पा जो है यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है। अब यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो है इसकी यूनिट डिफाइन होती है कि अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब के लिए लिखा है तो सेंटीमीटर में यूनिट आएगी, मीटर क्यूब के लिए अगर डिफाइन करें तो मीटर में आएगी, इसके अलावा डेसीमीटर में करें तो डेसीमीटर के हिसाब से आएगी। तो कुल मिला के जो है जनरली जो है अगर क्वेश्चंस में देखें तो 2 ही यूनिट इसकी वेरी करती है। एक तो सीमेंस पर सेंटीमीटर वाली यूनिट होती है और दूसरा जो है इसमें जो यूनिट होती है उसमें सीमेंस पर मीटर होगा। तो ये इस तरीके की यूनिट्स जो है हमें देखने को मिलेंगी। अब क्या है कि इसी यूनिट के हिसाब से जो हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे जिससे कि हम डायरेक्टली किसको फाइंड आउट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस को किसी भी सॉल्यूशन के लिए। वो बहुत ही आसान रिलेशन है जिसको हम सिंपली जो है ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? अब देखो किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी एम है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम ये मान ले कि 1 लीटर सॉल्यूशन है और m मोल्स हैं तो मोलरिटी कितनी आएगी, m आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मोलरिटी m है तो m को जो है वर्ड्स में कन्वर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि m मोल्स की मोलरिटी m है। फॉर m मोलरिटी जो है आप ये लिख सकते हो यार कि m मोलरिटी के लिए लिखा जा सकता है कि m मोल्स डिसॉल्व्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखो 1 लीटर सॉल्यूशन को अब जो है हम क्या करते हैं कि कप्पा, अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब वाला कप्पा लिया है, मतलब कि अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कप्पा को डिफाइन कर रहे हैं कि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का कप्पा दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम इस यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर कट है? सेंटीमीटर वाली को अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो अब ध्यान दीजिए कि अगर हम m मोल्स को 1 लीटर में जो है डिसॉल्व कर रहे हैं तो लीटर को अगर सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इसका मतलब कि m मोल डिसॉल्व हो रहा है इतने वॉल्यूम में। अब जो है 1 मोल जो है कितने में डिसॉल्व होगा, तो 1 मोल डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, 1000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, m में। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है सॉल्यूशन चाहिए होगा। अब हमारी डेफिनेशन जस्टिफाई होगी क्योंकि डेफिनेशन में हमें सिर्फ ये चाहिए कि 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, कितना लगेगा, इतना। अब 1 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी कितना, इतना, और यही कंडक्टेंस भी है। तो अगर 1 का जो है 1 यूनिट वॉल्यूम का इतना कंडक्टेंस है तो इतने का कितना होगा, तो क्लियर कट है कि हम निकाल लेंगे। तो कंडक्टेंस ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई m सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 बाई m इनटू कप्पा। क्लियर है? क्योंकि हमें जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है ये दिया हुआ है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का जो है कितना होने वाला है। अब देखो इसको अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। क्लियर है?
तो ये फॉर्मूला जो है कब यूज होगा, ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले का यूज तब होगा जब हमें कप्पा जो है किस में दिया हो, इस पर्टिकुलर यूनिट में दिया हो। तो ये हमने पहला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया जो कि हमारा किसके लिए, सेंटीमीटर क्यूब के लिए है, जब कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है और यूनिट किस में दी हो, सेंटीमीटर में। और स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सेंटीमीटर में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मीटर में कौन सा यूज करेंगे। तो पहला दिख गया। अब देखो मीटर में क्या करेंगे, तो मीटर वाला फॉर्मूला मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर इसी चीज को, ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा जो है चेंजेस कर दूं, ये फॉर्मूला आप लिख लिया। अब देखो इसको जो है हम हटा देते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें कप्पा किस में दिया है, मीटर क्यूब के लिए डिफाइंड है। तो मीटर क्यूब के लिए डिफाइंड है और मोलरिटी m ही है। अब हमें पता है कि 1 लीटर हमें सॉल्यूशन लेना है, तो 1 लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना आने वाला है। तो मीटर क्यूब में अगर इसको बदलेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है। तो अगर इतना हो गया तो अब ये बताइए कि अगर m मोल इतने मीटर क्यूब में डिसॉल्व हो रहा है तो 1 मोल के लिए हमें कितना चाहिए होगा। क्लियर कट है, m से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई m मीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब का इतना है कंडक्टेंस जो कि कप्पा के बराबर है, तो इतने मीटर क्यूब का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी जो है यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई m मीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो है कंडक्टेंस हो जाएगा कप्पा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई m। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये 10⁻³ को नीचे ले जाओ तो हो जाएगा कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलरिटी। तो ये हमारा जो है दूसरा फॉर्मूला आया। अब देखो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कब आया, जब हम कप्पा को किस में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं यूनिट को, या कप्पा किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, मीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें ये क्लियर कट पता चल गया कि दोनों फॉर्मूले क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से जो है हमको क्लियर कट दिख रहा है कि हमें कब किसका यूज करना है। अब देखो अगर हमें डेसीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन हो कप्पा, तो डेसीमीटर क्यूब में जो है हमारा क्या आएगा, ठीक है, इस पर आप सोचो, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ कि 1000 हट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। अब देखो ये तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट की। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान दी कि अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मोलर कंडक्टेंस की, तो यूनिट क्या आने वाली है। तो हमें पता है कि कप्पा की यूनिट इतनी है, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर वॉल्यूम की यूनिट का, जैसे वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके की। तो अल्टीमेटली जो है अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर हम लिख रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में, मीटर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। तो ये हमारी यूनिट होगी इसकी मोलर कंडक्टेंस की। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है मोलर कंडक्टेंस को समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम अब बहुत सिंपली जो है ड्राइव कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि कुछ जगह इस डेफिनेशन में एडिट करना है। अब एडिट कहाँ कहाँ करना है, एक तो यहाँ कर दिया, एक इसके बाद यहाँ कर दिया और यहाँ नाम में कर दिया। अब देखिए इसको एडिट करके जो है हम लिख देते हैं क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब क्या वर्ड यूज कर देते हैं हम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन विच हैव सफिशिएंट वॉल्यूम टू डिसॉल्व 1 इक्विवेलेंट, मतलब कि अब जो है किसकी बात होगी, 1 इक्विवेलेंट की, और उसमें जो है इलेक्ट्रोड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट है, तब जो है इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखिए जब हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो नॉर्मलिटी से हमारा रिलेशन आ जाता है। तो मतलब जो है अब जब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो नॉर्मलिटी को ध्यान में रख के लिखेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए जो है सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लैम्डा ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, इसमें तो लिखेंगे ये कि वी हैव ए सॉल्यूशन having n normality and conductivity k। क्लियर है। अब देखो ये देखते ही आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसान है ड्राइव करना अब इसको। अब यहाँ पे भी जो है कप्पा का सेम सीन है कि हाँ, आप जो है कप्पा को जो है सेंटीमीटर क्यूब के लिए भी लिख सकते हैं और मीटर क्यूब के लिए लिख सकते हैं। तो सेम है, दोनों यूनिट जो है हो सकती हैं, सेंटीमीटर में भी और उसके अलावा जो है मीटर में भी। अब अगर ऐसा है, इस तरीके की सिचुएशन है, अब क्लियर कट है कि एन नॉर्मलिटी को, जैसे मोलरिटी को हमने डिफाइन किया था
कि m मोल डिजोल्व होंगे किसमें 1 लीटर में। अगर नॉर्मलिटी n है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कितने होंगे n, क्योंकि हमें पता है नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर। अब जो है अगर n नॉर्मलिटी है इसका मतलब इक्विवेलेंट कितने होंगे n होंगे, कितने में 1 लीटर में। अब इसको सेंटेंस में लिख देते हैं, तो फॉर n नॉर्मलिटी, तो फॉर n नॉर्मलिटी जो है अगर हम लिखेंगे तो हम जो है इसमें लिखेंगे कि ये जो है बराबर हो जाएगा n इक्विवेलेंट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले सेम चीज़ है कि हम मान लेते हैं कि कप्पा जो है वो हमें किस में दिया है या किसके लिए डिफाइन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। मतलब हमें इस यूनिट का यूज करना है पहले, जिसको मैंने सर्कल किया है कि इसके लिए हमें कप्पा डिफाइन है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। अब देखो 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जस्ट लाइक जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस में किया था। अब n इक्विवेलेंट के लिए इतना चाहिए और हमें सिर्फ क्या चाहिए, 1 इक्विवेलेंट की बात करनी है। तो 1 इक्विवेलेंट के लिए हमें कितना जो है वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिवाइडेड बाई n सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्लियर है। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है उतना है कंडक्टेंस, तो इतने का कितना हो जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। और इसको जो हम क्या बोलेंगे, लैम्डा ई। तो लैम्डा ई जो है बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई n, और n की जगह जो है हम क्या ले देंगे, नॉर्मलिटी। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है जिसके लिए हमें कंडक्टेंस या नॉर्मल जो है, नॉर्मलिटी जो है, सॉरी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो डिफाइन करनी है। और कप्पा के बारे में हमें पता है कि कप्पा जो है क्या है, कप्पा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है कंडक्टेंस, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम सिचुएशन। ये फॉर्मूला लेकिन कब आया है, ये फॉर्मूला कब आया है, जब हमने किस में लिया है, सेंटीमीटर में चीज़ों को लिया। अब देखो अगर हम मीटर में ले रहे हैं चीज़ों को तब जो है फॉर्मूला क्या आएगा, तो मुझे लगता है आप ड्राइव भी कर लोगे खुद से कि किस तरीके से आएगा। तो हमें पता है कि इसको, इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो मीटर क्यूब में जो है किस तरीके का आएगा, तो हमें पता है कि 10⁻³ हो जाएगा 1 मीटर का मतलब, सॉरी 1 लीटर का मतलब। अब जो है इस तरीके का हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 इक्विवेलेंट के लिए जो है हमें कितना मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम चाहिए होगा, इतना। क्लियर है। तो इसलिए जो है अगर मीटर क्यूब में अगर हम करना है तो हमें पता है कि बहुत आसान है यार, सिंपली जो है अगर हम लिखें इसको तो 1000 जो है क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला जो है हमारा जनरेट हो गया। ठीक है। अब देखो इन पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो है हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि मीटर में जो है हमें किस फॉर्मूले को यूज़ करना है और सेंटीमीटर में किस फॉर्मूले को यूज़ करना है। सिंपली ये जो है क्लियर हो गया। अब जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यूनिट अगर निकालोगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी एस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो है इसमें हो जाएगा पर इक्विवेलेंट की बात हो जाएगी, क्योंकि मोल की जगह इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पे जो है अगर मीटर की बात हो रही तो इसको मीटर स्क्वायर कर देना। क्लियर है। ये जो है किस तरीके का आ रहा है। अब देखो अब हम बात करते हैं इसमें कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने की, कि ये जो दोनों फॉर्मूले हमने ड्राइव किए मोलर कंडक्टेंस के लिए और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, इनको आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे दोनों कंडक्टेंस को। तो कोरिलेट करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि लैम्डा ई जो है, अगर हम सेंटीमीटर वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमें पता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ये चीज़ हमें पता है। और वहीं जो है अगर हम बात करते हैं किसकी, लैम्डा एम की, तो ये जो है बराबर हो जाता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पे हमें पता है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में हमने रिलेशन एक्सप्लेन किया था जब हमने आपको इक्विवेलेंट मास में नॉर्मलिटी और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ाया था। तो हमने ये बताया था कि मोलरिटी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n फैक्टर से, तो वो जो है बराबर हो जाता है किसके, नॉर्मलिटी के। ये रिलेशन था। और इस रिलेशन की वजह से कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये रहता है कि वो जो है मोलर कंडक्टेंस में n फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा रिलेशन नहीं आएगा। देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि अगर मैं नॉर्मलिटी की जगह इसकी जगह इसको रख दूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा ई जो है बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी इनटू n फैक्टर। क्लियर है। नॉर्मलिटी की जगह ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये लिखा हुआ दिख रहा है, यहीं यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि लैम्डा ई जो है बराबर हो गया लैम्डा एम डिवाइडेड बाई n फैक्टर। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है
कि यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जा रहा है, यहाँ जो रिलेशन, यहाँ एन फैक्टर किससे मल्टीप्लाई होता है, मोलरिटी से। तो कई बार स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे भी एन फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करें, मोलर कंडक्टेंस ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। यहाँ पे रिलेशन ये आ रहा है कि मोलर कंडक्टेंस बराबर है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर के। क्लियर है? अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिलेशन पे बहुत सिंपल होता है, लेकिन अब जो है मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सब कोरिलेटेड है। आप उसको सॉल्व करके देखेंगे पहले, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, अब उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो आइए जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जो आप खुद इसमें ट्राई कर लें, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लें और ट्राई करें। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो भी चीज़ हमने इसमें लिया हुआ है उसमें बार बार ये जो डिफरेंट सॉल्यूशन है इसको हमने सेम कंडक्टिविटी सेल में लिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है जी स्टार की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम होगी। इसका मतलब पहली प्रियोरिटी भी हमारी क्वेश्चन में ये होगी कि हमें जी स्टार निकालना है। अब देखो जी स्टार निकालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अब जो है हमें ये पता है कि जब हमें कप्पा निकालना है किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें वाटर के कप्पा को उससे हटाना होगा। क्यों? क्योंकि वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है और इसको आपको जो है हमेशा यूटिलाइज भी करना है कि वाटर के कप्पा को क्या है, हटाना होता है जब भी हमें किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का कप्पा निकालना होता है। तो वो चीज भी हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो आइए जो इसको सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग में। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए दिया है, केसीएल के लिए दिया हुआ है, और केसीएल से ही हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर केसीएल सॉल्यूशन। अब देखो केसीएल सॉल्यूशन की बात करोगे तो हमें ये दिया हुआ कि केसीएल सॉल्यूशन का जो है मोलर कंडक्टेंस जो है कितना है, ठीक है 138.5 दे रखा है। इसके अलावा जो है इसका जो है अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस के अलावा, तो यहाँ पे जो है हमें इसकी मोलरिटी भी डिफाइंड है और वो कितनी है 0.02। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता है कि लैम्डा एम जो है इसी पर्टिकुलर जो है अगर हम केसीएल के लिए लिखें तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये चीज़ हमें पता है। अब देखो मोलरिटी गिवन है, हम सिर्फ केसीएल की बात करें तो क्वेश्चन में केसीएल की इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम पुट करते हैं। लैम्डा एम जो है कितना दिया है 138.5। अब जो है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी मतलब 0.02। अब देखिए कप्पा जो है कितना आ जाएगा इसका, तो कप्पा जाएगा 138.5 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 1000। अभी हम कैलकुलेशन कोई पूरी नहीं करेंगे क्योंकि इसको अल्टीमेटली फाइनली हम यूज करने वाले हैं। अब देखो ये कप्पा इसके लिए आ गया, तो हमें ये भी पता है कि कप्पा जो है बराबर होता है जी इंटू जी स्टार के। तो यहाँ पे जो है जिससे मैंने प्रॉमिस भी किया था कि इस क्वेश्चन में सब कुछ यूज होगा, तो इसमें देखो सारे रिलेशन जो हमने पढ़े ना अभी तक कंडक्टेंस से रिलेटेड सब यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे हमें कप्पा निकाल चुके हैं, जी जो है हम निकाल सकते हैं किससे, रेसिस्टेंस से। दिया हुआ है कि नहीं, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 85 ओम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कप्पा की जो वैल्यू है 138.5 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 1000 इट विल बी इक्वल्स टू 1/85 इंटू जी स्टार। इट मीन्स जो है जी स्टार की वैल्यू जो है अगर हम निकालें, जो कि हमने केसीएल का यूज करके निकाली, अब देखो कितनी हो जाएगी 138.5 इंटू 0.02 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 1000। अब जो है ये जो जी स्टार है सबके लिए क्या सेम होने वाला, तो इसके लिए जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए सेम होने वाला और हमने निकाल लिया कि जी स्टार जो है सारे सॉल्यूशन के लिए इतना होने वाला है इंटू 85 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है? अब इसको याद भी रखना है क्योंकि सबके लिए सेम है। अब देखो इसमें जैसे मैंने बोला कि हमें वाटर का कप्पा माइनस करना होगा, तो इसका मतलब जो है हम अब वाटर का कप्पा निकाल लेते हैं, और वाटर का कप्पा निकालने के लिए हमें जी स्टार चाहिए होगा सेल का, वाटर का जो है रेसिस्टेंस चाहिए होगा। तो देखो ध्यान से दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो डेफिनेटली दिया हुआ है। तो हमें जो है जब प्योर वाटर था पूल में उस कंडीशन का रेसिस्टेंस गिवन है, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है 9200 ओम। इसका मतलब हम जो है बात करते हैं किसकी, फॉर प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो प्योर वाटर में देखिए क्या होने वाला है, तो प्योर वाटर में हमें जो है यही रिलेशन यूज करना है कि कप्पा जो है बराबर हो जाएगा जी इंटू जी स्टार के। क्लियर है? अब देखो जी स्टार तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली वैसे ही रख देता हूँ, जब वैल्यू रखने की बात आएगी तब यूज कर लेंगे। इसका मतलब कप्पा जो है बराबर हो जाएगा 1/9200 इंटू जी स्टार। अब इसी तरीके से रख देते हैं। अब देखो प्योर वाटर के अलावा जब हम बात करते हैं NaCl की, और जो NaCl का मतलब जब हमने पूल में नमक को डिसॉल्व कर दिया उस सिचुएशन की बात करें कि उस सैंपल को लेके जो हमें पता है कि कितना रेसिस्टेंस आ रहा है 7600 ओम आ रहा है। इसका मतलब कि फॉर NaCl सॉल्यूशन इन पूल,
ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है क्या आएगा, तो सेम है, उसके लिए भी यही रिलेशन यूज करके जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जी स्टार तो सबके लिए सेम होने वाला है क्योंकि सेम कंडक्टिविटी सेल को यूज कर रहे हैं। अब देखो कप्पा जो है कितना हो जाएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 7600 इंटू जी स्टार। अब इन दोनों का जो है हमने जब निकाल लिया, अब देखो दोनों को निकालने का पर्पज ये क्योंकि हमें NaCl का कप्पा निकालना, ये सॉल्यूशन का कप्पा तो इसमें मतलब वाटर का कप्पा इन्वॉल्व है, इसका मतलब NaCl का कप्पा कितना होगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में से वाटर का हटा देंगे, इसका मतलब कप्पा फॉर NaCl जो हमारा पूल में है, ठीक है, जो NaCl की वजह से कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है उस सिचुएशन में, तो वो जो है बराबर हो जाएगा कप्पा फॉर NaCl एक्वस सॉल्यूशन मतलब 1/7600 इंटू जी स्टार माइनस 1/9200 इंटू जी स्टार। इस तरीके की सिचुएशन आ गई। और इसमें जो है क्या है कि कई बार इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रहती है क्योंकि हमें इसको चेक करना होता है बार बार, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करके ही जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है मिलती है। कई बार इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली उसकी जो कंडक्टिविटी होगी पानी से बहुत ज़्यादा होगी, तो कई बार पानी को इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इग्नोर वाली जो है टेंडेंसी नहीं लेनी है क्योंकि हमने नमक जो डिजोल्व की है वो बहुत कम है क्योंकि पूल बहुत बड़ा है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जिसको मैं आगे बताता भी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से जब हम सीखते हैं चीज़ों को तो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है कि यार पर्पज क्या है उस चीज़ को सीखने का। तो ध्यान देना इसमें, जब भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात होगी तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में पानी के कप्पा को इग्नोर नहीं करना है। किसके सामने? सॉल्ट के सामने। इसलिए जब उस सॉल्ट का कप्पा निकालेंगे तो पानी का माइनस करना होगा। क्लियर कट है कि इतना आएगा। अब देखो इससे जो हमको बेनिफिट क्या हुआ कि हमें NaCl का कप्पा मिल गया। NaCl का जो है मोलरिटी हमें निकालना है, क्योंकि अगर हमने पूल में NaCl की मोलरिटी निकाल ली तो हम आसानी से वॉल्यूम में निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल तो निकाल ही सकते हैं, मास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो है हम उस रिलेशन का यूज कर लेते हैं जो हमने सीखा है। और रिलेशन हमने क्या सीखा है? तो रिलेशन हमने ये सीखा है, ठीक है, तो ये फॉर NaCl लिख रहे हैं। तो NaCl जब हम लिखेंगे तो हमें पता है कि इसमें लैम्डा m जो है बराबर हो जाएगा कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। और मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसी को निकालना है। तो मोलरिटी जो है एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगी? तो मोलरिटी इसी रिलेशन को हल्का सा जब चेंज करोगे और दोनों को इंटरचेंज करोगे तो आप ये कर सकते हो कि मोलरिटी जो है बराबर हो जाएगा कितने? कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाई लैम्डा m। क्लियर है? अब ध्यान से देखो कि मैंने सिर्फ क्या किया, इनको इंटरचेंज किया। अब हमें जो है कप्पा दिया हुआ इतना है और जो है हमें पता है कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन में जो है यहाँ पे ये जो है इंटरनली टर्म बचेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसमें कि जी स्टार की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/7600, सॉरी जी स्टार बोल रहे हैं कप्पा के लिए, तो ये वैल्यू और इनटू जी स्टार। अब देखो जी स्टार की वैल्यू हमें पता है कि जी स्टार जो है कितना है और एग्जैक्टली उसी जगह पे लिखा हुआ है, तो सिर्फ जो है इसको हम आगे एक्सटेंड करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसके साथ। अब इसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है कितनी है? 126.5। तो इसलिए जो है मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की थी। अब देखो यहाँ पे जो है कप्पा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि कप्पा जो है एग्जैक्टली इसके बराबर है इस पर्टिकुलर डिफरेंस के, तो ये डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है और इसके अलावा जो है लैम्डा m यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सारी वैल्यूज हमने रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो आप जो है सोच रहे हो यार इतनी सारी कैलकुलेशन एक साथ दे दी, लेकिन जो है एक ही बार करनी है, वहाँ बार बार करनी पड़ती। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ जो है इससे जो है इसको कैंसिल आउट कर सकते हो और बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मोलरिटी जो है इस पर्टिकुलर पूल की NaCl के लिए बराबर आ जाएगी, ठीक है, 4.25 इंटू 10⁻⁻5 m के, इतनी मोलरिटी आएगी। ठीक है, अब देखो मोलरिटी निकल गई तो मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि 500 ग्राम था मास, तो मोल निकाल सकते हैं कि कितना NaCl घोला होगा, तो N ऑफ NaCl इन मोल, सॉरी इन पूल, तो ये जो है बराबर हो जाएगा किसके? 500 डिवाइडेड बाई 58.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 8.54 के अप्रोक्स, इतना मोल जो हमने डिसॉल्व किया। अब मोलरिटी होती क्या है? मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
तो हमें मोलरिटी दी हुई है, मोल्स दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो है हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मोलरिटी बराबर होता है N/V। ये दिया है, तो B बराबर हो जाएगा किसके? N/M के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है बराबर हो जाएगा, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है? 8.54 डिवाइडेड बाई 4.25 इंटू 10⁻⁻5। सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा नियर अबाउट इसमें 2 इंटू 10⁻5 और यूनिट क्या होगी? लीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमको फाइंड आउट करना था। इसका मतलब कि लगभग 2 लाख लीटर पानी है पूल में, जिस पूल के लिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है? अब जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इनफैक्ट जो है हमने पूरी कंडक्टेंस को इन्वॉल्व कर लिया इसमें। अब इसको हटाते हैं और एक पर्टिकुलर सेक्शन छोटा सा ऐड करते हैं इसमें, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे आगे की। अब देखो, पर्टिकुलर सेक्शन जो है बिलोंग करता है मोलर कंडक्टेंस से, और क्या है उस पर्टिकुलर सेक्शन में? तो वो जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है उससे कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है या वेरिएशन है, उसको हमें समझना है। तो रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, कंडक्टेंस का जो है हम ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके हैं किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। और हमें पता है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम के बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है, तो वैसा इफेक्ट यहाँ पे भी आता है। और इस पर्टिकुलर इफेक्ट को जो है जब हम एग्जैक्टली रिलेशन में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि रिलेशन में जो है ये लिखा जाता है कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो बराबर होगा λ0m माइनस A/√c। ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर टर्म एक कांस्टेंट है, ठीक है? ये जो है अगर हम बात करें तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये निकाला जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब जो है कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू हो जाए 0 के, और ये हमारा मोलर कंडक्टेंस है। अब देखो, इस रिलेशन को जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ग्राफ में कन्वर्ट करके जो है ये देखा गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है √c वर्सेस λm। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाइज ये देखा गया कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% आयनाइजेशन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो उसका असर हमें यहाँ पे भी दिखेगा सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए। लेकिन डाइल्यूशन जब करेंगे तो डाइल्यूशन में देखा गया कि यहाँ पे जो है मोलर कंडक्टेंस जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है उसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखा गया कॉन्सेंट्रेशन को जो है घटाने पर। क्यों नहीं देखा गया? वो इसलिए क्योंकि आयनाइजेशन जो है यहाँ पे जो है चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि आयनाइजेशन जो है एक बार जब पूरा हो चुका है तो वॉल्यूम के बढ़ाने से उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ आयन्स ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन फिर भी जो है ध्यान दीजिए कि इसमें मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या घट रही है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। अब क्या है कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ क्यों रही है? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से इंटर आयनिक इंटरेक्शन घटेगा। मैंने इस चीज़ को जो है आपको बताया था। तो अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन घटेगा तो डेफिनेटली मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी या कंडक्टेंस बढ़ेगी। वही इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन घटने की वजह से मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस बढ़ती है। अब नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे, इसलिए जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। अब देखो, इसको अगर एक्सटेंड करोगे 0 के लिए तो कहीं ये यहाँ जाके कट करेगा। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? λ0m हो जाएगा। अब अगर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें बोला जाता था कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, ठीक है, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। इसका मतलब कि अगर कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे जो है इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ती थी। तो अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगी तो क्लियर कट सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है उसकी मोलर कंडक्टेंस भी क्या बढ़ेगी।
और जो है एक तो जो है नंबर ऑफ आयंस जो है वो मेनली अफेक्ट करते हैं किसको, कंडक्टेंस को, और मोलर कंडक्टेंस भी तो एक कंडक्टेंस ही है ना। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट वालों को डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़नी ही है, और जब जीरो की तरफ जाएगा वो कंसंट्रेशन वाइज, तब जो है एक शार्प चेंज आएगा और अल्फा जो है किसकी तरफ जाएगा, यूनिटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सेम कॉन्सेंट्रेशन पे तो इस पे जीरो के नीचे ही चलेगा इनसे वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले, लेकिन ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल टाइप का आता है और एक्सपोनेंशियल में कुछ इस तरीके के आते हैं। तो ये कर्व आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के। अब क्या है कि इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो ए है कांस्टेंट, ये जो किसी सॉल्वेंट के लिए डिफाइन हो रहा है, किसी टेम्परेचर पे, इसके साथ साथ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट हमने किस तरीके का लिया है। ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने सॉल्यूट किस तरीके का लिया है। सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो जैसे NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, MgSO4 है, तो चार्ज के आधार पे जो है इनको डिफाइन किया जाता है। जैसे चार्ज दोनों का सेम है तो इसको हम बोलते हैं 1-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको जो है बोलेंगे 2:1 क्योंकि इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, इनके ऊपर दोनों के ऊपर 2-2 है, तो इसको बोलेंगे 2:2। अब क्या इसके अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया जाता है। अब अगर ये टाइप सेम है चार्ज के आधार पे तो इसका ए का वैल्यू भी जो है नियरली क्या सेम होता है, सेम सॉल्वेंट के लिए, ध्यान रखना सेम सॉल्वेंट की बात हो रही है। लेकिन हाँ, अगर सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो ए चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए जो है सॉल्वेंट की भी प्रॉपर्टी है और उसके साथ साथ सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है। अब इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो ग्राफ में हमें पता है कि इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस से, इंटरसेप्ट जो है क्या आएगा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब जो है इस ग्राफ में हमें ये साफ साफ दिख रहा है क्लियरली कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है ये जैसे ही C टेंड्स टू 0 हो रहा है तो ये टेंड्स टू किसके हो जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल हो जा रहा है किसके, इस एक्सिस के। मतलब इसको अगर ये कट करेगा तो कहीं इनफाइनाइट पे जाके कट करेगा। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है मोलर कंडक्टेंस जो होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता ना यार, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो है ज़्यादा भी होगा तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकता, या उससे कम ही होगा। तो इनफाइनाइट का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा तो फिर निकालेंगे कैसे? इस ग्राफ से तो हमें दिख नहीं रहा, इंटरसेप्ट आ ही नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग का तो इंटरसेप्ट आ जा रहा है लेकिन वीक का इंटरसेप्ट ही नहीं आ रहा। इसका मतलब सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे किससे? कोलार्स लॉ से। इसका मतलब अब जो है, जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर का टॉपिक है, उसकी नीड जस्टिफाई होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्लियर कट हो गया कि हमें जो है कोलार्स लॉ क्यों पढ़ना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कोलार्स लॉ को ही पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ जो है अब जब कोलार्स लॉ को कवर कर लेंगे फिर हम इसमें जो है सबको मर्ज करके क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को मिला के। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।